असाइनमेंट का अभी ये करो वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये 6th क्वेश्चन, असाइनमेंट 6th क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल असाइनमेंट में है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। तो देखिए दो मेन कंसेप्ट लगाते हैं इसमें, वर्किंग प्रिंसिपल इसके दो होते हैं। एक तो ये कि अगर कोई भी हमारे पास वायर हो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे पास कोई एल लेंथ की कोई वायर है और इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वी मान लें, एल लेंथ की वायर का पोटेंशियल डिफरेंस वी है अगर, तो इसी वायर की कोई आर्बिट्री लेंथ एक्स मान लो, अगर एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो एक्स लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम यूनिटरी मेथड से फॉलो करेंगे। टोटल लेंथ एल के अक्रॉस अगर वी है, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस वी डिवाइडेड बाई एल, यूनिट लेंथ के अक्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ एक्स, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रपोर्शन में होगा। कुल मिला के ये है पोटेंशियल डिफरेंस प्रपोर्शनल टू द लेंथ। बट ये चीज भी तभी हो पाएगी यार, फिर बोल रहे ये चीज भी तभी हो पाएगी जब ये जो वायर यूज किया जा रहा है वो यूनिफॉर्म मटेरियल का हो और यूनिफॉर्म एरिया का भी हो। एक्चुअल में ये ओम्स लॉ का ही एक्सटेंशन है, ओम्स लॉ को ही एक्सटेंड किया गया पोटेंशियोमीटर वायर में। ओम्स लॉ में कहा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, या V इक्वल्स टू I इंटू R, और R को रो इंटू L बाई ए कर दीजिए। तो ओम्स लॉ ही फॉलो करेंगे, कुछ नई चीज नहीं है। अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कैपिटल ए, इसका मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, और करंट इन दिस वायर लेफ्ट साइड से लेकर के और राइट साइड तक अगर पूरा सेम करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब अगर I, रो और A ये तीन कांस्टेंट्स हो जाए आपके, I, रो और A, तो नेचुरल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बनेगा। फिर मतलब ज्यादा लेंथ पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कम लेंथ पर कम पोटेंशियल डिफरेंस, यही इसका वर्किंग कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर का। तो एक तो आप ये यूज करोगे, इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें एक तो ये वाला कंसेप्ट लगाना है, और दूसरा कंसेप्ट जो है वो बेसिकली एज यूजुअल आपके लूप इक्वेशंस। बस ये दो बेसिक्स अगर आपको पता है तो पोटेंशियोमीटर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें असाइनमेंट देखो क्या है, जो असाइनमेंट दी गई है उसके हिसाब से। सिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 10 मीटर लॉन्ग वायर, 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बिकॉज एरिया सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है जी, और उसके बाद उसका 20 ओम रेजिस्टेंस इज फिटेड इन द पोटेंशियोमीटर, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट along with external resistance of 480 ohm। तो ये पहले ये वाला डायग्राम बनाओ। एक 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर, 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर, जैसे जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। 20 ओम रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 5 वोल्ट बैटरी, along with external resistance of 480। तो यहाँ पर एक 480 ओम का रेजिस्टेंस। ये ध्यान देना यार, ये जो वायर है ना, ये 10 मीटर का वायर है और इसका खुद का रेजिस्टेंस भी 20 ओम का है, 20 ओम इसका अपना भी रेजिस्टेंस है। 10 मीटर वायर, 20 ओम इसका अपना रेजिस्टेंस है। इसके बाद कह रहे हैं इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड फॉर द 6 मीटर ऑफ लेंथ। यार ये बात समझो जरा,
अननोन ईएमएफ बैलेंस। ये पूरा सेटअप जो है, मतलब ये जो आप नीचे सेटअप देख रहे हो, ये कंप्लीट सेटअप हमारा कहलाता है ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट, ये जो आपका सेटअप, और जिसको हमें बैलेंस करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 6 वोल्ट के ईएमएफ को बैलेंस करना है मुझे। तो जिस भी ईएमएफ या जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करना होता है, उसका पॉजिटिव साइड, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम 6 वोल्ट को बैलेंस कर रहे हैं, तो 6 वोल्ट का जो पॉजिटिव साइड होगा, वो इधर वाली बैटरी के पॉजिटिव साइड पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब देखिए, दो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे पोटेंशियोमीटर में, 2 वोल्टेज की बात की जाएगी। एक वो वोल्टेज होता है जिसकी वजह से इस वायर में करंट फ्लो होगी, और एक वो वोल्टेज है जिसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो एक बैलेंसिंग वोल्टेज है और एक ड्राइविंग वोल्टेज, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये हमारा ड्राइविंग ईएमएफ मतलब होता है जिसकी वजह से इस वायर में करंट जाएगा, और एक हमारा अननोन ईएमएफ कह लीजिए, बैलेंसिंग ईएमएफ कह लो, कुछ भी इसको नाम दे दो। तो पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल, ड्राइविंग ईएमएफ और अननोन ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पर अटैच होने चाहिए। तो इसका मतलब 6 वोल्ट का पॉजिटिव भी यहीं पर जुड़ेगा। ये फर्स्ट कंडीशन होती है पोटेंशियोमीटर के प्रॉपर्ली वर्क करने की। पॉजिटिव ऑफ बोथ मस्ट बी एट द सेम पॉइंट। सॉरी, ये अननोन ईएमएफ दिया नहीं है यार, मैंने गलत लिख दिया, इसकी वैल्यू दी नहीं है शायद, ये तो निकालना है। 6 मीटर लेंथ पर उसको बैलेंस किया गया, मतलब ये यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर अटैच करोगे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ से 6 मीटर की डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पर बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? तो बैलेंस होने का मतलब 6 मीटर पर बैलेंस होने का मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रही, जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, दिस इज बैलेंसिंग। अब लगाओ यार प्रिंसिपल, जरा ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, पहले पहला वाला प्रिंसिपल। इस पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 मीटर की जो वायर है, इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिएगा, जो ड्राइविंग ईएमएफ है, इसकी वजह से सिंपली एक करंट जाएगा, कैपिटल आई, कैपिटल आई। और पोटेंशियोमीटर अगर बैलेंस कहा जा रहा है ना आपसे, बैलेंस पोटेंशियोमीटर अगर कह रहे हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर बैलेंस है, तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि जो ड्राइविंग ईएमएफ की करंट है, वो सिर्फ पोटेंशियोमीटर के वायर में जाएगी, ओनली इन द पोटेंशियोमीटर वायर। फर्स्ट रूल, पहला रूल आपको बताया कि दोनों ईएमएफ के पॉजिटिव एक साथ होने चाहिए। दूसरा, अगर ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर बैलेंस है, तो ड्राइविंग ईएमएफ की करंट सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो करेगी एंड वापस उसी ईएमएफ में चली जाएगी। मतलब ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करती कभी भी। ये सेकंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेकंड पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, positive of both EMFs must be at the same point. Secondly, at the time of zero deflection, the current from this EMF, जिसको हम ड्राइविंग EMF कह रहे हैं, will only be flowing in the potentiometer wire. इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर किसी और वायर में नहीं जाएगी। और तभी हम ये कह पाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो जितनी करंट इस कंप्लीट वायर में होगी, उतनी ही करंट इस वाले पोर्शन में भी होगी। करंट इन अ पोर्शन, करंट इन दिस पार्ट एंड करंट इन द टोटल वायर, ये दोनों सेम करंट्स हैं। तो दोनों में सेम करंट, सेम रेजिस्टिविटी और सेम एरिया,
तभी हम ये कह पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। समहाउ मान लीजिए अगर पोटेंशियोमीटर बैलेंस नहीं है, सब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, समहाउ बैलेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ करंट है, किरचॉफ रूल्स हमेशा वैलिड होने चाहिए। अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया और यहाँ पर कुछ 4 एम्पियर करंट है, यहाँ से कुछ मान लिया 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो आगे के पार्ट्स में कितनी करंट जाएगी फिर? अगर इस साइड से मान लिया कोई करंट फ्लो हो रही है और इधर भी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या जहां पर ये गैल्वेनोमीटर टच कर रहा है इसके आगे वाले पोर्शन में, मतलब आफ्टर दिस पार्ट, कि यहाँ पर भी 4 एम्पियर करंट दिखाओगे किरचॉफ जंक्शन रूल सेटिस्फाई करते हुए? नो सर। या कुछ डिफरेंट कितने दिखा देंगे? इस यहाँ पर करंट कितने दिखा देंगे? तो 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। क्या तब भी ये लिखा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा? नो सर। आई डिफर कर गया। तो ध्यान रखिएगा, हाँ, V और L के बीच प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट, V और L के बीच प्रोपोर्शनलिटी तभी तक सही है जब तक बाकी के 3 फैक्टर्स, एरिया, रेजिस्टिविटी एंड करंट, इधर और इधर बिल्कुल सेम चल रहे हो, तभी आप कह सकते हो ये चीज। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर के भी क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग, कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन दे दिया और तब भी स्टूडेंट वहां पर क्या कर रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ यूज कर रहे होते हैं। ये गलत चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ तभी करना जब क्वेश्चन में लिखा हो कि बैलेंस हो चुका है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो हमारा मेन टारगेट क्या बचा? इस 10 मीटर की वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ये वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हो, इसके पाथ में टोटल कितना रेजिस्टेंस मिला हमें। देखिए 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और जो इस करंट का पाथ दिखाया जा रहा है उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट 500 ओम। 20, हाँ 20 ओम यहाँ पर और 180 ओम यहाँ पर, 480 सॉरी, 20 + 480 टोटल 500 ओम। तो ये 10 टू द पावर -2 एम्पियर की करंट गई, और इससे इस ये वायर जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कह रहे हैं, इसको AB का नाम देते हैं अगर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to B 0.2 I × R लगा दीजिए, ओम्स लॉ फॉलो कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस AB का निकालने के लिए करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, करंट इज 10 टू द पावर -2, रेजिस्टेंस इज 20, 20 ओम का रेजिस्टेंस, 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 मीटर की लेंथ के लिए है, 10 मीटर लेंथ पर 0.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट लेंथ पर कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी VAB डिवाइडेड बाय L, तो 0.2 डिवाइडेड बाय दिस 10, कितने वोल्ट पर मीटर। इसको ही पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया गया है, जो पहला पार्ट है आपका। What is potential gradient? So potential gradient is nothing but potential difference per unit length. Potential gradient. ठीक है बच्चा, बोलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक, इसकी क्लैरिटी बनेगी नहीं बनेगी? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ कोई लॉ नहीं है, और ये शायद ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर है तो ये कंसेप्ट वर्कआउट नहीं करता है, फिर PD प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मान लिया पॉइंट J है, दूसरा कंसेप्ट मैंने कहा था लूप इक्वेशन लगा लिए या पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट। मुझे अगर A और J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस A और G के बीच में निकालना है, क्या करेंगे? हम लोगों ने कई बार कहा है कि आप A to J किसी भी पाथ पर जाइए, VA - VG, तो एक रास्ता मेरे पास ये वाला है A से J जाने का, A से J जाने का एक रास्ता ये वाला है, ये एक पाथ है, और A से J जाने का एक पाथ हमारा इधर से भी है। तो अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊं, इधर वाले रास्ते से,
तो ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 6 मीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, और 6 मीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इस रूल के अकॉर्डिंग पर यूनिट लेंथ हमको पता है, पर यूनिट लेंथ 0.02, तो 6 मीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। ये जब हम इस वाले रास्ते से जाएंगे तब। और अगर ए टू जे हम ऊपर वाले रास्ते से जाए, इधर वाले रास्ते से, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ई मिल जाएगा, और यही चीज कैपिटल ई के बराबर हो जाएगी। यही पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करने का तरीका है। मतलब एक आपका ये रूल लगाइए, दूसरा लूप इक्वेशन, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये भी कह सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो दोनों एक ही मतलब है। लूप इक्वेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब एक ही है। ओके करो तो भाई, और बताएं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है अभी। सर पूछो भाई, सर अननोन ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल क्या हमेशा सेम पॉइंट पे ही रहेगा? जैसे हाँ बोला तो मैंडेटरी है, ये प्लस और ये प्लस सेम होनी चाहिए। देखो इसलिए सेम होने चाहिए ना, इसलिए सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो पोटेंशियोमीटर में कभी बैलेंसिंग आएगी ही नहीं, कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? देखो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इसमें करंट इधर जा रही है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। और ये कंपलसरी है ना यार, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू जे दोनों अलग अलग पाथ पे अलग अलग डायरेक्शन हो गई, मतलब एक पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ए से जे की तरफ, और दूसरे पाथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे से ए की तरफ हो जाए, तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रास्तों में सेम आ जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। तो अगर पाथ 1 में वो ए टू जे है और दूसरे पाथ में जे टू ए है, तो कभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो ही नहीं सकते। जी सर। तो ये जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स एक ही रहे, ये कंपलसरी रूल है। तभी मैंने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, एल्स आप एक्सपेरिमेंट करते रह जाओगे, बैलेंसिंग आनी नहीं है इसमें, कभी नहीं आएगी। हाँ, और दूसरी एक और कंडीशन होती है, ये भी अच्छा हुआ तुमने पूछा है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट गेटिंग द बैलेंस पॉइंट? पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं जिसमें हमको बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा? क्या क्या पॉसिबल, मतलब एक्सपेरिमेंट फेल होने के पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सर E of cell is greater than the given EMF। एक तो ये है, राइट, वो भी ठीक है। एक तो ये है कि रॉन्ग पोलैरिटीज आर कनेक्टेड, प्लस एंड माइनस आर कनेक्टेड, एक रीजन ये है, समझे? और दूसरा, ये कब नहीं आएगा? हमारे पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पूरे वायर का ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0.2 वोल्ट है। तो क्या हम 0.2 वोल्ट से ज्यादा ईएमएफ अगर यहाँ यूज करते हैं तो आंसर आता? पूछो। नो सर। नहीं आएगा। जितना ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे बड़े वोल्टेज को, इससे इससे हायर वैल्यूज को हम बैलेंस नहीं कर सकते यहाँ पर कभी। तो अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा तो दो उसके पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं। एक तो ये प्लस एंड प्लस आर नॉट कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, एक ये वजह हो सकती है कि प्लस के साथ माइनस जोड़ दिया आपने, जिसकी वजह से बैलेंसिंग नहीं हो रही। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जिस ईएमएफ को आप बैलेंस करना चाहते हो उसकी वैल्यू ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से भी ज्यादा है, तो वो भी बैलेंस नहीं हो सकता। एक्चुअली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हाईएस्ट लिमिट है जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं। VAB आप कह सकते हो पोटेंशियोमीटर की रेंज है, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर है ये।
द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी मेजर्ड और विच कैन बी बैलेंस्ड। तो अगर बैलेंस नहीं आ रहा तो इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे यार। ईएमएफ कैलकुलेट हो गया हमारा, कितना आ रहा है वो कैपिटल ई? हाँ जी 0.12 वोल्ट का ईएमएफ आ गया। अब हम कह रहे हमने 6 मीटर पे रखा है तो बैलेंसिंग हो रही है। इसका मतलब अगर हम 6 मीटर के अलावा कोई और डिस्टेंस लें, अब इसी क्वेश्चन में वापस आ रहे हैं, ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर लिया 0.12, ठीक। अब ये नोन हो गया, अब अननोन नहीं रहा, इस मेथड से ईएमएफ आ गया। अब हमने क्या किया, हमने जो गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन था वो 6 मीटर की बजाय लेट से हमने क्या किया, इसको 4 मीटर पे कर दिया। गैल्वेनोमीटर को 4 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट किया। ये अगला क्वेश्चन है, मतलब उसको मॉडिफाई करके देने। क्या अब यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आएगा? ऑलरेडी क्वेश्चन में आप बोल चुके हो कि 6 मीटर पे डिफ्लेक्शन, 6 मीटर पे बैलेंस हुआ था ये। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को 4 मीटर पे रखूं तो विद द सेम ईएमएफ, जो ईएमएफ यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो वही ईएमएफ यूज कर ले यहाँ पर, और 4 मीटर पे रखिए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नॉन जीरो डिफ्लेक्शन। और अब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमको ये पूछा जाए कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, ये अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूँ। एक बैलेंस वाला हो गया, एक अनबैलेंस। करंट इन द गैल्वेनोमीटर निकालना है मेरे को। ये काम करना नहीं है, तो इसको एक ऑर्डिनरी किरचॉफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक नॉर्मल सर्किट बना ले इसको। ये एक नॉर्मल सर्किट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ए से जे तक अगर 4 मीटर है तो कितना रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पर? रेजिस्टेंस जो ए टू जे के बीच में बनेगा, पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच में, अगर ये 4 मीटर है और 10 मीटर के करस्पॉन्डिंग 20 ओम है, 10 मीटर वायर 20 ओम रेजिस्टेंस, तो फिर 4 मीटर वायर नेचुरली 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम। और जे से बी तक बचा हुआ 12 ओम रेजिस्टेंस मान ले। मतलब इसका एक इफेक्टिव सर्किट डायग्राम बनाओ, इफेक्टिव सर्किट डायग्राम 8 ओम 12 ओम। उसके बाद जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि इधर 5 वोल्ट की बैटरी है, साथ में रेजिस्टेंस है यहाँ पर 480 ओम का, और उसके अलावा ऐसे जाकर के ईएमएफ है 0.12 वोल्ट का, और प्लस गैल्वेनोमीटर है। सर इस सवाल में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ लग गया। कैसे? सर ये ए टू जे जो निकाला है, वो रेजिस्टेंस निकाला है। अच्छा ओके सर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस में आई भी इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस तो सिर्फ ये टर्म है आपका। तो रो और ए तो यूनिफॉर्म है ना यार, रो और ए अभी भी यूनिफॉर्म है, इसलिए रेजिस्टेंस को तो लेंथ के प्रोपोर्शन में निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज करंट की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल आई, वो यहाँ और यहाँ डिफर कर जाएगी। ये समझ में है आपको डायग्राम? यानी इसी का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझ में आ गया कैसे कैसे ड्रॉ किया इसको? यस सर। और अब इसके बाद क्या करना है, हमें पोटेंशियोमीटर का कोई रूल फॉलो ही नहीं करना भाई। अभी एक सर्किट हो गया अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर, मतलब एक सर्किट सॉल्व करने को दिया जा रहा है, सिर्फ कुछ नहीं करिए। आप सर्किट बनाइए, कैपिटल आई करंट यहां से दिखाओ, कैपिटल आई करंट गया इसमें से, और जैसे हम नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट से सॉल्व करते हैं कि कैपिटल आई गया, उसमें से स्मॉल आई ऊपर डिस्ट्रीब्यूट चला गया, बचा हुआ कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इस तरफ आया, फिर ये आगे जाएंगे और 12 ओम के अंदर, बिकॉज ये स्मॉल आई यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा, इधर से कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई जाएगा, इस ब्रांच में वापस कैपिटल आई हो जाएगा।
ऐसे करके अपना कर सकते हैं इसको। और इनको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे ना, आपको 2 लूप इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो एक चाहे तो ऊपर लूप इक्वेशन बना लें और एक नीचे लूप इक्वेशन बना लें। वो पार्ट नहीं कर रहे हैं क्या? वो कर लोगे अपने आप, लूप इक्वेशंस बना करके और करंट्स को निकालना? Yes, sir. जी सर। यस सर। तो ठीक, तो अनबैलेंस पोटेंशियोमीटर हुआ तो उसका सर्किट ड्रॉ करिए और लूप इक्वेशंस के थ्रू आंसर लाइए। अगर बैलेंस है, क्वेश्चन में ज्यादातर तो बैलेंस ही आएंगे, तो आप ये कंसेप्ट लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाला। मतलब पहले क्या करिए, पहले वायर AB का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद जितनी लेंथ पर बैलेंसिंग हो रही है उतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस PD प्रोपोर्शनल टू लेंथ के हिसाब से निकालेंगे और उन्हीं 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले रास्ते से भी निकाल लीजिए। 2 रास्तों से निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, क्या पॉसिबल है करना कि नहीं। देखो सेवेंथ, एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें 2 EMF कंपेयर करने को दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हाँ सर। देखो हाँ, इसमें लॉजिक पकड़ना क्या है। 6th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने ये कहा था कि जब ये अननोन EMF था तो हमारे को बैलेंसिंग 6 मीटर पे मिली थी, 6 मीटर पे बैलेंस हुआ था और फिर हमने EMF कैलकुलेट कर लिया, उसका कितना आएगा। अब मान लो हम कोई दूसरा EMF लाए यहाँ पर, इस EMF को निकाल लिया, अब कोई दूसरा EMF लाते हैं, अनदर EMF, जिसकी बैलेंसिंग 6 मीटर की बजाय किसी और डिस्टेंस पे होगी। तो क्या उसको कैलकुलेट करने के लिए 0.02 की वैल्यू बदल जाएगी हमारी? अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अननोन EMF की वैल्यू कैसे आ रही है आपकी? अननोन EMF बराबर बैलेंसिंग लेंथ इनटू 0.02 व्हिच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या अगर हम यहाँ पर कोई अलग EMF लाएं, दूसरा EMF लाएं, तो क्या ये 0.02 की बजाय कुछ और वैल्यू बन जाएगी? मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या इस EMF पे डिपेंडेंट है? No, sir. No sir. नहीं सर। नो सर। क्योंकि इस वायर में जो करंट जानी है वो इससे नहीं जानी है। वायर AB में जो करंट जानी है वो तो यहाँ वाले EMF से जानी है। तो अगर हम इसका EMF चेंज भी कर देते हैं तो कैपिटल I चेंज होगा नहीं, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि ये 0.02 ये भी चेंज नहीं होगा। तो जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं इसके बदलने से पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलेगा नहीं, 0.02 की वैल्यू फिक्स रहेगी। मतलब EMF और बैलेंसिंग लेंथ खाली ये बदल जाएंगे। आप EMF चेंज कर दो, बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी। और इसी के ऊपर 7th क्वेश्चन है, इसी के ऊपर 7th क्वेश्चन है। एक सर्टेन बैटरी के लिए बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 65 सेंटीमीटर और दूसरी सेल कोई दूसरी बैटरी है जिसका EMF पहले वाले से 0.1 वोल्ट डिफरेंट है, उसकी बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन की जा रही है 60 सेंटीमीटर पे। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे इसमें बताओ, थोड़ी सी आइडिया दो क्या लिखना चाहिए। E1 upon E2 equal to L1 upon L2. राइट, E1 मतलब फर्स्ट बैटरी का EMF E और दूसरी बैटरी का भी EMF मतलब E1 by E2 is balancing length for the first battery divided by balancing length of second battery। इसको यूज करो, आपका 7th क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से। Eighth, आप रीड कर लो, मतलब अगर डिस्कस करने की जरूरत हो तो बताओ करें, अदरवाइज इसको छोड़ें। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हम लोग खुद से कर लेंगे
क्वेश्चन 8th रीड कर लो, ये ऐसा ही है बिल्कुल, 8th क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। बोलो करने लायक है या फिर आप लोग करोगे अपने आप ही कर लोगे इसको? हो जाएगा। मतलब इसमें जैसे इसमें यहाँ वाला रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये अननोन कर दिया इन्होंने, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन कर दी, ईएमएफ की वैल्यू दे दी गई है, ईएमएफ की वैल्यू दी गई है, बैलेंसिंग लेंथ दी गई है, यहाँ वाला रेजिस्टेंस जो है ये फाइंड करने को बोला उन्होंने। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, करवाएंगे उसको भी। अब एक और है क्वेश्चन, इसको बताने के आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और दे रहे, ए से बी तक एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, और इसको वैसे ही कनेक्ट किया जैसे अभी अभी सर्किट था, वैसा ही कुछ सर्किट है। ठीक है, डायग्राम कॉपी कर ले आप। कॉपी हो गया, बताना, कॉपी हो जाए तो बताइएगा। यस सर। तो पहले इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस ये है, बन गया डायग्राम, बन गया कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, ये है पहला केस, क्या है कि ये स्विच ओपन है, फर्स्ट केस स्विच इज ओपन एंड द गैल्वेनोमीटर is balanced at a distance of, suppose x1. Galvanometer is balanced at a distance of x1 when the switch is open. First case, switch open है और galvanometer x1 distance पर balance है। और उसके बाद ये स्विच बंद कर दी गई और यही galvanometer x2 डिस्टेंस पर बैलेंस होगा। पहले x1 पर बैलेंस है जब ये ओपन है, now switch closed and balancing of the galvanometer is at x2, पहले x1 बाद में x2। तो हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, x1 एंड x2। कैपिटल आर फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर, x1 x2 इनके फॉर्म में। तो है देखो आसान, इसको तो इतना बनाइएगा, एक मेंटल लेवल पर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए कि ये है बहुत आसान टॉपिक। क्या करना होता है देखो, अगर ये पूरी लेंथ L मान लीजिए, तो x1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम VA माइनस VJ कह रहे हैं, VA माइनस VJ, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x1 लेंथ है, ये लिख सकते हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस x1। या पहली इक्वेशन लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन A से J
अगर हम इस रास्ते से जाए तो क्या आंसर आएगा यार? VA माइनस VJ की वैल्यू में A to J अगर आप इस रास्ते से जाओ, इधर वाले रास्ते से, फिर इस बैटरी के थ्रू जाओ, तो बैटरी के थ्रू जाएंगे तो कैपिटल E, कैपिटल E हो गया। और आगे जाए, रेजिस्टेंस है लेकिन करंट नहीं है, रेजिस्टेंस है करंट नहीं है, क्योंकि ये स्विच ओपन है तो इस ब्रांच में जीरो करंट। गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो करंट। तो अगर यहाँ पर भी जीरो करंट है और यहाँ पर भी जीरो करंट है तो नेचुरली इस ब्रांच में भी जीरो करंट आएगा। तो ए से जब आगे बढ़ेंगे तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस E, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, फिर ऐसे वाया गैल्वेनोमीटर और ये आपका पॉइंट J आ जाएगा, मतलब ये चीज कैपिटल E के बराबर हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये तब की बात है जब स्विच ओपन है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्विच बंद कर दीजिए और उसके बाद यही डिस्टेंस x2 हो जाती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्विच बंद करने के बाद और गैल्वेनोमीटर को फिर से बैलेंस कर लिया गया, गैल्वेनोमीटर फिर से बैलेंस कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है, क्या VAB की वैल्यू बदलेगी? सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये आप कन्विंस हो जाते हो तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। स्विच ओपन है और उसके बाद स्विच बंद हो रहा है और दोनों ही कंडीशंस में गैल्वेनोमीटर की बैलेंसिंग हो रही है, तो क्या VAB में कोई चेंजेस आएंगे? नो नो सर। नहीं आएंगे, क्योंकि रूल No, ऑफ sir. गैल्वेनोमीटर क्या कहता है, हाँ रूल ऑफ गैल्वेनोमीटर ये कहता है कि रूल ऑफ पोटेंशियोमीटर सॉरी, कि गैल्वेनोमीटर किसी भी लेंथ पर बैलेंस कर लीजिए आप, किसी भी लेंथ पर, जो AB में पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस ड्राइविंग की वजह से है, यहाँ वाले करंट की वजह से है। और जब जब गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करोगे तब तब ये करंट सिर्फ पोटेंशियोमीटर से ही ट्रेवल करता है। इसी तरीके से ये करंट फ्लो होगी। इस तरीके से हमारा कैपिटल आई फ्लो करेगा, चाहे हम इस गैल्वेनोमीटर को किसी भी लेंथ पर बैलेंस करें, कम लेंथ पर बैलेंस कर लीजिए, ज्यादा लेंथ पर बैलेंस कर लीजिए, कैपिटल आई चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि कैपिटल आई जिस EMF से आ रहा है वो कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वायर AB का अपना रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे कैपिटल आई में। तो स्विच क्लोज होने के बाद भी हमारा VAB बदला नहीं, डिवाइडेड बाई L, ये x2 हो गया, नया लेंथ x2 हो गया। और स्विच बंद होने के बाद अगर आप A to J की बात करिए, स्विच बंद होने के बाद A से J, क्योंकि ये VA माइनस VJ है, तो स्विच बंद करने के बाद यहां पर कहा जा रहा है कि x2 हो गया। पॉइंट A से पॉइंट J ऊपर के रास्ते से चलते हैं, तो पॉइंट A से पॉइंट J की तरफ देखो कैसे जाएंगे, ऐसे, मतलब एक कलर यूज करके दिखाते हैं। पॉइंट A टू पॉइंट J हम ये वाला रास्ता चूज करेंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर हम कैपिटल R से होता हुआ, कैपिटल R से होता हुआ और गैल्वेनोमीटर से होता हुआ और वापस आ जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा A से J का रास्ता आ गया। इस पूरे रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा मुझे? पूरे रास्ते में, इस पूरे रास्ते में यहाँ A से J जाने का ये जो रास्ता हमने देखा है, ये करके ऐसे गए, कैपिटल R से गए वाई, तो हमें सिर्फ कैपिटल R का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। Yes, ओनली sir. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑफ कैपिटल R, तो वो होगा कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ करंट इन दिस वायर। और इस वायर में करंट कहां से आ रही होगी? तो इस रेजिस्टेंस में यहाँ वाले EMF से करंट आएगी, ऐसे। तो कितनी करंट जाएगी यार, कितनी करंट जाएगी? तो ये कैपिटल E EMF है, और इस बैटरी से जो करंट निकल रही है उसके पाथ में, करंट फ्रॉम दिस बैटरी और उसके पाथ में
कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट विच इज कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। कोई डाउट हुआ इसमें तो पूछें, नहीं तो आगे बताएं यार। तो बताओ भाई जैसा क्लियर है। दोनों स्टेप, ये बात समझ आ रही कि ना कोई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बैलेंसिंग लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है क्या? ये बात समझ आ रही है आपको? मतलब वी ए बी बाई एल ये वैल्यू बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। यस सर। यस सर। यस सर। यही सबसे की पॉइंट है इसका कि आप बैलेंसिंग लेंथ बदल सकते हो, वी ए बी बाई एल नहीं बदलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर सिंपल एक काम कर रहे हो आप, सिंपल सा रूल है ये, पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच हम इधर से कोई एक रास्ता चुन लेंगे, उस रास्ते में जितने वोल्टेज होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो जब स्विच ओपन था तो हमने जो रास्ता चुना था वो बैटरी से होता हुआ गया था, तो मेरा कैपिटल ई मिला। जब स्विच बंद हो गया तो मेरा रास्ता कैपिटल आर के थ्रू जा रहा है, कैपिटल आर के थ्रू जा रहे हो, तो हमको फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपिटल आर चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपिटल आर निकालने के लिए कैपिटल आर इनटू करंट चाहिए यहाँ पर, और करंट के लिए ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये यूज किया हमने। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर लीजिए, और जैसे ही डिवाइड करेंगे करके देखिए, आप दोनों इक्वेशन डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल ही चले जाएंगे, वी ए बी अपॉन एल एलिमिनेट हो जाएगा, और डिवाइड करते ही ये आंसर आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर। इसके आगे तो निकाल सकते हैं यार। यस सर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्योंकि ये क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट होता है। ये जो सेटअप है ना, ये क्लास 12th की एक्सपेरिमेंट है, जिसमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को दिया जाता है आपको, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। और ये कैपिटल आर एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इसको शंट भी बोलते हैं, कभी कभी ये लैंग्वेज ऐसे भी बोलते हैं कि द बैटरी इज shunted by 20 ohm। बैटरी इज shunted by 20 ohm का मतलब कैपिटल आर 20 ohm हो गया। शंटिंग मतलब कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। शंटिंग वर्ड टेक्निकल वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कभी कभी ऐसा ना हो ना कि लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो पाए, तो शंटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, सब एक ही है। ठीक है, ये बढ़े आगे अब। यस सर। ठीक है, चलो। तो एक तो अब ये हो गया, और प्रैक्टिस करिए इसमें, फिर से मैंने बताया ना पोटेंशियोमीटर की भी प्रैक्टिस करो। माइंड में पहले अपने आप को ना ये अपने आप को बोलना स्टार्ट करो। देखो जैसा सोचते हो, मतलब टॉपिक के बारे में आपके जो सोचोगे ना वैसा ही लगता है, आसान सोचोगे आसान लगेगा, टफ सोचोगे सब टफ लगेगा। 2-3 बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, वो ये, every time when the potentiometer is balanced, VAB will remain same। VAB will remain same। इसकी वैल्यू आपके बैलेंसिंग लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। सबसे बड़ी बात VAB, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। दूसरा, whenever it is balanced, the potential difference between the starting point and the balance point can be obtained by two methods. One, potential gradient into length,
This is one way, and the second way is to travel between these 2 points, travel from point A to point J along any possible path in the above circuit. दोनों को इक्वल करना है, तो ऐसा और अगर पोटेंशियोमीटर बैलेंस नहीं है तो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर आप नॉर्मल इनको रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करो और एक किरचॉफ रूल फॉलो करो और हर ब्रांच की करंट सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर तो वो सर्किट्स का न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए पोटेंशियोमीटर का वर्क हो गया। कुछ और जनरल टॉपिक्स आपको बताते हैं जो इसके ऊपर है, हीटिंग इफेक्ट्स के ऊपर। तो इसमें भी कुछ जनरलाइज कंसेप्ट्स हैं यार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स के ऊपर भी। इसमें भी क्वेश्चन आसान आते हैं, मेंस लेवल पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो आप ये कहते हो कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, देखो कोई भी अगर एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर मानते हो और उसमें कहा जाए कि कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई करंट, तो जो फॉर्मूला है वो तो यही कहता है कि यार आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर के नाम से पढ़ते हो, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर मतलब रेट ऑफ हीट लॉस है, यानी इसको हम डीएच बाई ईटी कह सकते हैं। अगर एच हमारा हीट है, एच से हम हीट को कैलकुलेट करें तो डीएच बाई डी रेट ऑफ हीट लॉस, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये बेसिक रूल है जिसको ऑलमोस्ट सबको पता है। या इसको कभी कभी पर वी स्क्वायर बाई आर लिखते हो, समटाइम्स वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। बट ये वी कौन सा है, वोल्टेज है। ये वी मतलब कहाँ का वोल्टेज, आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर जब लिखते हो तो आई और वी का मतलब क्या है। तो नेचुरली आई मीन्स करंट इन द रेजिस्टेंस and this V means potential difference across the same resistance. Potential difference across the same resistance. ये rate of heat loss है। अब इसमें बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक की सारी बातें करूं। पहला पॉइंट, हीट लॉस होता किसकी वजह से, कॉज क्या है इसका। फर्स्ट पॉइंट कॉज, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका कॉज। तो कॉज कहते हैं कोलिजन्स को, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। ये तो इसका कॉज हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये हीट यूज किस फॉर्म में होती है, बिकॉज हीट, अगर हीट रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस, क्या ये एनर्जी वाकई में लॉस हो जाती है, किसी काम नहीं आती। एक रेजिस्टेंस में हम लोग कहते हैं रेट ऑफ हीट लॉस, तो क्या वाकई एनर्जी का लॉस किया जा रहा है। क्योंकि एनर्जी तो लगातार आप एक बार बोलते हो कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है भाई, फॉर्म बदल सकते हैं, खाली उसका एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हो। यस सर। तो ये जो रेट ऑफ हीट लॉस बोलते हो, ये क्या मतलब है इसका यार, हीट लॉस का क्या मतलब है। सर ये डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग। सर किसी और टाइप की एनर्जी जो वायर के अंदर है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। राइट, मतलब कि जो हीट इन द रेजिस्टर है ना, हीट इन रेजिस्टर कैन बी यूज्ड, सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं आपसे, कैन बी यूज्ड एज लाइट इन केस ऑफ बल्ब। यूज कर सकते हैं इसको। मेनली बल्ब वाली प्रॉब्लम्स में डिस्कस करना है आपको। तो जो बल्ब्स की ब्राइटनेस है या बल्ब्स कितना ग्लो करते हैं, वो बेसिकली उनके अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस की हीट लॉस पे डिपेंड करता है।
बल्ब के अंदर के रेजिस्टेंस में अगर ज्यादा हीट लॉस होगा तो वो बल्ब उतना ब्राइटर होगा। बल्ब के रेजिस्टेंस के अंदर अगर हीट लॉस कम है तो वो बल्ब डिम हो जाएगा, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और कभी कभी इसको डायरेक्टली हीट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हीटर के केस में वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको किसी फॉर्म में यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम रेजिस्टेंस के हीट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो अपने आप सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगा, अपने आप डिसिपेट हो जाएगा। अनयूज्ड रेजिस्टेंस will give heat to the surrounding। या तो आप उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर ले, कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार करके बल्ब बना लिया, हीटर बना लिया। और अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे तो वायर के रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस हो रही है वो वाकई लॉस है, क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट होकर के सराउंडिंग में चली गई, वो हमारे किसी काम नहीं आई। और लगातार इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि कैसे इन वेस्टेज ऑफ एनर्जीज को हम लोग यूजफुल एनर्जीज में कन्वर्ट कर लें, मतलब जो इंसानों के काम आ जाए। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं, जो ये वाला केस है ना, अनयूज्ड रेजिस्टेंस, जिसका हम कहीं पर कोई प्रॉफिटेबल यूज नहीं करते अपने घरों में। सबसे पहले इसमें फ्यूज वायर आता है, सबसे पहले फ्यूज वायर का कंसेप्ट आता है इसमें, क्योंकि घरों की सप्लाई में सबसे पहला नंबर फ्यूज वायर का ही आता है। मेन सप्लाई के बाद सबसे पहले फ्यूज होता है। अब नहीं होते, बट फिर भी मेन सप्लाई के आसपास तो अभी भी फ्यूज वायर्स होते हैं। तो क्या फ्यूज वायर हमारे किसी काम के हैं, मतलब उनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका कोई यूटिलाइजेशन हो रहा है? वो उससे कोई आप पानी गर्म कर रहे हो या लाइट ले रहे हो या साउंड ले रहे हो, कुछ यूटिलाइजेशन होता है? नो सर, तो उसकी हीट जा कहाँ रही है फिर? फ्यूज वायर की हीट मेल्ट हो जाता। नहीं, नॉर्मली कहाँ मेल्ट होता है यार? वो तो जब ओवरलोड होता है, ज्यादा करंट होती है, तब मेल्ट होता है। फ्यूज वायर तो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए होता है, एक्सेस वोल्टेज आने पर वो मेल्ट करता है। तो हम नॉर्मल कंडीशन बताओ ना, एक फ्यूज वायर जब नॉर्मली चल रहा है और उसमें कुछ करंट जा रही है मान ले, तो हीटिंग इफेक्ट तो एक लॉ है, जूल्स लॉ है, ये बेसिकली ये जूल्स लॉ आता है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा गया है। तो फ्यूज वायर्स में करंट है, रेजिस्टेंस है, उनमें भी हीट हो रही है। मैंने कहा लेकिन इनका क्योंकि हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो वो हीट सराउंडिंग में चली जाएगी, मतलब इनकी हीट सराउंडिंग में रेडिएट होती है। जो हीट इन वायर्स में करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है वो हीट रेडिएट होती है इन द सराउंडिंग। और हीट रेडिएशन के लिए एक अलग लॉ है। किसी भी मटेरियल से अगर हीट रेडिएट करके बाहर आ रही है, बिकॉज हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो फ्यूज वायर रेडिएशन मोड को चूज कर रहा है। रेडिएशन मोड के थ्रू ये अपने अंदर की हीट को सराउंडिंग में डिसिपेट कर देगा। तो जिस रेट पर इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, विच इज आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, इस रेट पर अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उसी रेट पर, अगर उसी रेट पर ये रेडिएशंस कर रहा हो तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फ्यूज वायर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे तभी वर्क कर सकता है जब जिस रेट से उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो रही है उसी रेट से एनर्जी उसके अंदर से बाहर भी जा रही हो, ताकि ओवरऑल इसके अंदर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब न की जा रही हो। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन आई स्क्वायर आर, लेकिन रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन ये स्टीफेंस लॉ के अंदर आता है। एक ऑब्जेक्ट से कितनी हीट रेडिएट होती है, स्टीफन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है, जो कुछ ऐसा कहता है
सिग्मा into area and fourth power of temperature. ये कुछ याद आ रहा है आपको? स्टीफन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट वो रेडिएट करता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फिनोमिना, तो सिग्मा ए इंटू टी रेज टू द पावर 4 ये रेट होता है जिस रेट पर हीट बाहर निकलती है बाय रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर। इनके बीच इक्वलिटी लगा दीजिए। तो ये अगर इक्वलिटी है तो इसका मतलब फ्यूज वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैपिटल टी टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कंडीशन आएगी। और आई स्क्वायर आर, अब आर को हम लिख सकते हैं रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। हम लोग अगर फ्यूज वायर को सिलेंडर माने, फ्यूज वायर एक सिलेंडर के फॉर्म में मान ले, सिलेंड्रिकल वायर मानिए इसको, और ये लेंथ एल हो प्लस इसका रेडियस आर हो, यहाँ रेडियस आर मान ले, लेंथ एल और रेडियस स्मॉल आर, तो रो इंटू एल अपॉन एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर सिग्मा। रेडिएशन वाले फॉर्मूले में कैपिटल ए कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है? जो रेडिएशन फॉर्मूला है उसमें से कैपिटल ए का मतलब एरिया जिससे हीट निकल करके सराउंडिंग में जाएगी, और वो फ्यूज वायर के केसेस में इनका लैटरल सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया which is 2 pi RL and T to the power 4. इसको पूरा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम करंट किसी फ्यूज वायर से कितना जा सकता है, बिकॉज मैक्सिमम करंट इन द फ्यूज वायर तब कैलकुलेट होगी, मैक्सिमम करंट इन द फ्यूज वायर तब कैलकुलेट हो जाएगा जब इस वायर का टेम्परेचर अपने मेल्टिंग पॉइंट को टच कर गया हो। जिस समय वायर अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा उस समय की करंट फ्यूज वायर की मैक्सिमम करंट मानी जाती है, बिकॉज उससे ज्यादा एक्सीड करने पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर मुझे आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो मैं यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर पुट करूंगा। जो काटना कूटना है वो काट दीजिए, जो बच जाए सिर्फ ये बताइए कि क्या मैक्सिमम करंट ऑफ द फ्यूज वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है? अगर इसको पूरा देखा जाए, क्या लेंथ का फैक्ट, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि लेंथ वाला टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? Yes, sir. सो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द फ्यूज वायर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मतलब फ्यूज वायर आप कितना भी बड़ा बना दो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता उसके रेडियस से। इसीलिए घरों में जो फ्यूज वायर हैं वो बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम करंट इज प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, r टू द पावर 3/2 आएगा, देख लो ऊपर, r टू द पावर 3/2। ठीक, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स ही आएंगे ना यार। बोलो जी, ठीक है, चले आगे बढ़े। फ्यूज वायर का Yes, sir. कंसेप्ट, Yes, sir. हाँ, ये हीट सराउंडिंग में चली जाती है, ये हमारे किसी काम नहीं आती है। कल को कोई आप में से दिमाग लगा दे और सोचे कि चलो फ्यूज वायर की हीट को भी हम यूज कर लें तो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। ये पूरी दुनिया इस समय लगी हुई है कि एनर्जी का वेस्टेज कैसे रोका जाए। सर R3/2 कैसे आया? यहाँ आर स्क्वायर है ना यार ये, और एक आर यहाँ है तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और आई स्क्वायर आर क्यूब है।
इधर आई स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर क्यूब का टर्म आएगा। Okay. अच्छा, अगर मान लो मैं न्यूमेरिकल्स को मॉडिफाई करना चाहूँ और मैं कह दूं कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये राइजिंग टेम्परेचर का केस है, मतलब फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, राइजिंग टेम्परेचर। समहाउ ऐसा भी तो न्यूमेरिकल हो सकता है ना कि किसी वजह से फ्यूज वायर में टेम्परेचर ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो नेचुरली ये बराबर नहीं होंगे। फिर कौन सा रेट कम होगा? अगर फ्यूज वायर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेडिएट होने वाला कम होगा। तो रेडिएशन कम हो जाएगा। और जो हीट करंट की वजह से डेवलप हो रही है, जितनी हीट करंट की वजह से डेवलप हो रही है, हाँ, वो पूरी बाहर नहीं जाएगी। तो कितनी डेवलप हो रही है? आई स्क्वायर आर, ये हीट डेवलपमेंट है। और जो रेडिएट हो रहा है वो हम माइनस कर देंगे, E8T⁴, और ये डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर राइज होगा। अब जब टेम्परेचर राइज होगा तो एक और फॉर्मूला है, बहुत, ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, विच इज कैलोरीमेट्री। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हीट की वजह से बढ़ता है, हीट की वजह से अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो दैट कैन बी रिटन एज मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट क्योंकि ये इधर आप रेट लिख रहे हो, रेट मतलब पर यूनिट टाइम है ये सब कुछ, तो इधर भी अपॉन टाइम कर देंगे। इससे निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मास ऑफ वायर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है अगर ये राइजिंग टेम्परेचर है तो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. ठीक है, फ्यूज वायर का कंसेप्ट देखो, ये बिकॉज मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो बियॉन्ड फॉर्मूला भी कुछ है, फॉर्मूला तो है ही, बट उस हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है या उस हीट का लॉस हो रहा है, ये समझना है। फ्यूज वायर हो गया। अब बल्ब की कहानी में क्या होता है, जो बल्ब पुराने जमाने के जो बल्ब है उनकी बात हो रही है, नए जमानों की नहीं हो रही। तो बल्ब के अंदर भी तो फिलामेंट होते हैं, जो पहले के बल्ब हैं उनमें भी ऐसे आप 2 लीड देते हो और उसके अंदर फिलामेंट होती है, ये लीड अंदर कनेक्ट होते हैं, अंदर जाकर के ऐसे करके फिलामेंट्स होते हैं बल्ब में। तो कोई भी बल्ब आप लो, एनी बल्ब जो पहले के हैं, अगर उनको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या जैसे भी कनेक्ट किया हुआ है, तो अंदर बेसिकली इनके अंदर भी फिलामेंट्स हैं और फिलामेंट्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जितनी भी करंट इन फिलामेंट्स में फ्लो करेगी, जितनी भी करंट इन फिलामेंट्स में फ्लो करेगी उसके हिसाब से उस फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट भी रेडिएट होकर के ही बाहर आती है, लेकिन लाइट के फॉर्म में। देखिए, जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस वो बस सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ऑल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत बड़ी रेंज है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, गामा, रेडियो, कई सारे वेव हैं। तो बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल कुछ इस तरीके से रखा जाता है, डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे की जाती हैं कि इनकी रेडिएशन से विजिबल लाइट के फॉर्म में हमें दिखे। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि फिलामेंट इज डिजाइन्ड इन अ वे so that the amount of heat which is developed in this filament comes out in the form of light, visible light.
Yes, sir. ठीक, तो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बल्ब की उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी और उसी को पावर ऑफ बल्ब कहते हो। पावर ऑफ बल्ब का क्या मतलब हुआ? पावर ऑफ बल्ब, इट मींस क्या हुआ इसका मतलब? पावर ऑफ बल्ब का मतलब इट इज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, जिस रेट से हम लाइट को एमिट कर रहे हैं वो पावर ऑफ बल्ब है। बट आइडियल कंडीशंस क्या होंगी? जिस रेट पर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट पर, जिस रेट पर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट पर लाइट को एमिट भी कर रहे हो। तो इन द आइडियल कंडीशन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट इन फिलामेंट। और इसीलिए किसी भी बल्ब की पावर को हम आई स्क्वायर आर बी लिख सकते हैं या फिर वी स्क्वायर बाय आर बी लिख सकते हो। मतलब बल्ब की ऑपरेशन में भी ये माना जाता है कि फिलामेंट का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ये मान के चल रहे हैं कि फिलामेंट का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। अगर फिलामेंट का टेम्परेचर राइजिंग मोड में होगा तो पूरी की पूरी हीट लाइट बन करके बाहर नहीं आएगी। ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइसेस हैं। हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइट एनर्जी। आइडियल केस क्या है? 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, यहां पर न्यूमेरिकल को समझने में एक दिक्कत होती है हमें न्यूमेरिकल वाइज, कि बल्ब की पावर प्रोपोर्शनल टू आर है या प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगर कोई पूछे कि एक बल्ब की पावर उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई सजेशन आप लोग की साइड से? If power is proportional to R or inversely proportional to R for a specific bulb, for a particular bulb. सर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। ये कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि एक फॉर्मूले में R ऊपर है और एक फॉर्मूले में R नीचे है। और एक्चुअल सच्चाई क्या है? मतलब ये हमारे समझने का प्रॉब्लम है यार, हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। मैं बोलो एक स्पेसिफिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा है क्या वो वेरिएबल फिलामेंट है या वो एक फिक्स फिलामेंट है? मतलब हाँ, हम और आप मार्केट से बल्ब खरीद के लाएंगे तो क्या उसके अंदर का फिलामेंट हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो जो फिलामेंट बल्ब में एक बार लग गया वो लग गया, अब वो बदलेगा नहीं। सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ये कांस्टेंट है। तो ये कहना ही बेवकूफी है कि पावर प्रोपोर्शनल टू आर है या पावर प्रोपोर्शनल टू 1/r है, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी दो वेरिएबल्स के बीच में देखी जाती है, कांस्टेंट्स के साथ नहीं देखी जाती। ए प्रोपोर्शनल टू बी आप तब कह सकते हो जब ए भी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल। So no sense of saying that power is proportional to R and power is proportional to 1/r for a specific bulb. सर अगर ये वाली कंडीशन हटा दे तो किसके कैसे प्रोपोर्शनल होगा? मतलब नहीं अगर जैसे तो हमारे इसका पास मतलब पावर freedom I है। पे डिपेंड करेगा या V पे डिपेंड करेगा? एक बल्ब की पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें अमाउंट ऑफ करंट कितनी जा रही है। आप ये कह सकते हो कि एक बल्ब की जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है या फिर प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है। मतलब एक बल्ब को अगर हम ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसमें ज्यादा पावर आएगी, एक बल्ब में ज्यादा करंट जाएगी तो उसमें ज्यादा पावर आएगी। सर अगर हमारे पास फ्रीडम है कि हम उसी फिलामेंट की रेजिस्टेंस घटा और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, तो उस केस में कैसा होगा? नहीं तो डिपेंड करता है कि I और V में से कांस्टेंट क्या है। अगर I कांस्टेंट है तो हम कहेंगे P प्रोपोर्शनल टू R, अगर V कांस्टेंट है तो हम कहेंगे पावर प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये डिपेंड करता है कि कांस्टेंट पैरामीटर कौन सा है। अभी हम R को कांस्टेंट पैरामीटर कह रहे हैं, वेरिएबल पैरामीटर्स हैं हमारे I और V। तो ये बात समझिएगा, एक बल्ब की रेजिस्टेंस
एक पर्टिकुलर बल्ब की रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको बदल नहीं सकते आप, और उसका मेजरमेंट किया जाता है बाय हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज एंड द हाईएस्ट पॉसिबल करंट। और इसीलिए हर एक बल्ब को उसकी रेटिंग की जाती है। रेटिंग का मतलब होता है उसकी लिमिट बताई जाती है। जब ये इस टाइप से लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब, ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब, 220 वोल्ट 60 वॉट बल्ब। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा सिर्फ आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। 220 वोल्ट 100 वॉट, यानी उन्होंने पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, और आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब इसका क्या हुआ देखो, जैसे ये मैंने कहा कि 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब क्या है? किसी को आइडिया है आप में से क्या मतलब होगा इसका यार? अगर ये कहा जाए सर कि वो ये उसकी 220, हाँ बताओ सर वो उसकी मतलब लिमिट है। लिमिट है। हाँ, 220 वोल्ट 100 वॉट मान लो कहा जाए, और अगर हमने सप्लाई 220 वोल्ट की दी, तो इसमें जो लाइट निकलेगी वो 100 वॉट पावर की निकलेगी। ये मतलब है इसका कि 220 वोल्ट की सप्लाई पर 100 वॉट पावर आएगी। लेकिन अगर सेम बल्ब को अगर आप लो वोल्टेज पे सप्लाई दे दो, उसी बल्ब की सप्लाई कम कर दीजिए, उसका वोल्टेज कम सप्लाई करें, मान लिया उसको 110 वोल्ट सप्लाई दे, तो बदलेगा क्या? अगर उसी बल्ब को कम वोल्टेज देंगे तो क्या बदलेगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा इसका। अगर यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर कुछ और रेजिस्टेंस हो जाएगी? नो सर, नहीं होगी। नो यही सर। बोलता हूँ, पावर चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस नहीं बदलती है, बल्ब की रेजिस्टेंस किसी भी वोल्टेज पर सेम रहेगी। बदलेगा क्या? पावर, मतलब जो लाइट निकलेगी, ब्राइटनेस। और उसके लिए आप ये कहोगे पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर हम अपना वोल्टेज हाफ कर रहे हैं ना, अगर हम वोल्टेज हाफ कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, पावर 1/4 हो जाएगी। यानी कि अब 25 वॉट इसकी पावर होगी। इस बल्ब, ये बल्ब 25 वॉट के बल्ब की जैसा काम करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर बल्ब की वर्किंग पावर उसके वर्किंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और ये हमारे कहलाते हैं रेटेड पावर्स या रेटेड वैल्यूज। ये उसकी हाईएस्ट लिमिट है। इसको क्रॉस करने पर फिलामेंट टूट जाते हैं, मतलब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं इसको क्रॉस करने पर। अब ये आइडिया समझ में आया आपको बल्ब्स में क्या रूल है? बल्ब्स के केस में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज और पावर और करंट, किसी चीज के इंडिपेंडेंट है वो एक फिक्स वैल्यू है। और वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर करके। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैन बी कैलकुलेटेड इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। सो आर विल बी वी स्क्वायर अपॉन पावर, वी स्क्वायर 220 डिवाइडेड बाय पावर 100, निकल जाएगा बल्ब का रेजिस्टेंस। और 110 वोल्ट जब मिलेगा तब भी यही रेजिस्टेंस होगा। बढ़े आगे यार, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनिएगा, बस अगर ये आइडिया आपको समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस नहीं बदलता, करस्पॉन्डिंगली पावर बदल जाती है उनकी, तो आसान है। अब आप क्या करो, अब आप दो बल्ब यूज कर रहे हैं सर्किट्स में, हम दो बल्ब लगा रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके हमने बल्ब्स कनेक्ट किए, यहाँ पर हमने एक सप्लाई दी है 220 वोल्ट की, ये बल्ब 220 वोल्ट 100 वॉट है और ये बल्ब 220 वोल्ट 60 वॉट है। मान लीजिए 2 बल्ब कनेक्ट कर दिया आपने, बल्ब 1 एंड बल्ब 2, तो ये कितनी कितनी पावर्स की लाइट एमिट कर रहे होंगे, इनकी ब्राइटनेस कितनी वॉट की होंगी। 100 वॉट का ब्राइटनेस नहीं देगा आपको ये, और ना ही ये 60 वॉट की ब्राइटनेस मिलेगी आपको। तो ये क्या ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे यहाँ पर, ये बल्ब कितना ग्लो कर रहे होंगे, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, बल्ब 1 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी या बल्ब 2 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। इस बल्ब टाइप के 1। क्वेश्चन बल्ब 1 देख लेते हैं। अभी क्या है, देखिए इनके जो फिलामेंट्स हैं, इन बल्ब्स के जो फिलामेंट्स हैं, क्या उनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो सकते हैं, R1 R2 की वैल्यूज यस सर। कैसे कैसे सर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। इससे, हाँ ठीक, इससे निकाल सकते हो रेजिस्टेंस बराबर, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन भी तो यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस तो हम किसी भी वोल्टेज और पावर के कॉम्बिनेशन से निकालेंगे, सेम ही आंसर आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट किसी भी वोल्टेज पावर कॉम्बिनेशन से निकालिए, सेम आंसर आने, तो हम यही वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 is 220 square and divided by 100. Resistance of bulb 2 is 220 square divided by 60. तो क्या रेशियो बना इनका, अगर हम रेशियो फाइंड करें दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, ये बल्ब कितने रेजिस्टेंस में है, इनका रेशियो R1 by R2, तो वो आ जाएगा 3:5। सर सर इस वाले केस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखो फिर वही तो बोलो ना, ये जो 220 वोल्ट 100 वॉट है, इतना इफेक्ट नहीं मिल रहा मेरे को, मेरी बात समझिए। ये तो आइडियल कंडीशन बताई जा रही है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट मिलता तो ये 100 वॉट की लाइट देता। अभी इसको 220 वोल्ट मिलेगा नहीं, कम मिलेगा, लेकिन तब भी रेजिस्टेंस तो उसका उतना ही रहेगा ना जितना कि इस वोल्टेज और पावर पे होगा इसका। यस सर। आपको यहाँ पर यही प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि सेम बल्ब हाई वोल्टेज पर और वही बल्ब लो वोल्टेज पर, तो बदलता क्या है, पावर बदलती है उसकी, रेजिस्टेंस नहीं बदलती। कोई डाउट हो रहा तो फिर से क्लियर कर लो भाई। आ गया सर, समझ गया। तो हम इस वोल्टेज और पावर से सिर्फ रेजिस्टेंस पता करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यही रेजिस्टेंस रहने वाली है। किसी भी वोल्टेज पर, किसी भी करंट पर, किसी भी पावर पर बल्ब की रेजिस्टेंस इतनी ही मिलेगी हमें। तो हमने R1 R2 कैलकुलेट कर लिए, 3:5 आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि I कितना होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू I कितना जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप कर सकते हो इक्वल टू 220 वोल्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय 2 रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2, वो है 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 एंड प्लस 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। ये स्टेप भी क्लियर है, ये वाला सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ करंट। यस सर। ठीक है, अब इस करंट की वजह से फिलामेंट में हीटिंग इफेक्ट होगा। फिलामेंट के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो बिकॉज ऑफ दिस करंट। तो पहले तो करंट कैलकुलेट किया, फिर इस करंट की वजह से फिलामेंट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा I²R, और वो इफेक्टिव पावर होगी बल्ब 1 की। इफेक्टिव पावर ऑफ द बल्ब 1 विल बी I² मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस R1। आप पूरा टॉपिक सुनो, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा, तो पहले तो करंट पता करो।
I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1, इसको बाद में लिखेंगे। So effective power of V1 I स्क्वायर, अब ये 220 डिवाइडेड बाय 220 स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 220 स्क्वायर अपॉन 60, इस पूरे का स्क्वायर I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 तो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब ये जब पूरा कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू जब निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। और इफेक्टिव पावर ऑफ बल्ब B2 जब निकालना होगा, इफेक्टिव पावर ऑफ B2, आपको नहीं लगता कि सिमिलर एक्सप्रेशंस होंगी, बस एक जगह चेंज करना है? ये भी तो I स्क्वायर R होगा, यहाँ पर हीट I स्क्वायर R2 से प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हीट I स्क्वायर R1 से प्रोड्यूस होगी, तो खाली यहाँ पर 220 स्क्वायर बाय 100 की बजाय कुछ और वैल्यू आ जाएगी। मैं बताना, आप लोग कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट पकड़ लोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम होने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार लास्ट में फिर बोल दे रहा हूँ, ये जो वोल्टेज और पावर लिखे जाते हैं ना बल्ब के लिए, रेटेड, जिसको रेटेड बोलते हो, इनका पर्पस होता है सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये सिर्फ रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, इनका और कोई काम नहीं है। इनके थ्रू रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बाद इनको भूल जाओ, कोई काम नहीं इनका। अब जो काम है वो इस वोल्टेज से है कि ये वोल्टेज कितनी करंट डिलीवर करेगा, अमाउंट ऑफ करंट के हिसाब से बल्ब के अंदर हीट आएंगी और उन्हीं हीट के हिसाब से वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, उनकी ब्राइटनेस डिसाइड होती है, इफेक्टिव पावर डिसाइड होती है। और अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या बल्ब 2 की इफेक्टिव पावर ज्यादा नहीं है? सब कुछ कॉमन चल रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 60 है, यस तो सर। इफेक्टिव पावर किसकी ज्यादा है? B2। यानी इस कंडीशन में ये ज्यादा ब्राइट बल्ब होगा, ये डिम होगा, ये ब्राइटनेस पे होगा, ये ज्यादा ब्राइट चल रहा होगा, जबकि इसकी वैसे पावर कम थी। मतलब अगर आप एक 10 वॉट और एक 100 वॉट का बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दें तो 10 वॉट ज्यादा ब्राइटनेस देगा 100 वॉट के कंपेयर में। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे हो जाएगा, बट लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से सब सही है। बट सर हम तो हाई वोल्ट मतलब हाई वॉट का बल्ब लेते हैं हाई पावर के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, हाउस होल्ड वायरिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस सर। घर की जितनी वायरिंग्स होती हैं सारे स्विचेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सारे स्विचेस। ये बात हो इसी वजह से हो रहा है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में वायरिंग कर देंगे तो सबसे कम वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइट हो गया और सबसे ज्यादा वॉट का बल्ब सबसे डिम हो गया, तो अजीब सा लगेगा, पैसे भी ज्यादा खर्च करें, ब्राइटनेस भी ना मिले। तो सर पैसे फिर नहीं, अरे सीरीज बल्ब झालर में लगते हैं भाई, झालर वाले होते हैं। यस सर। हाँ, उनमें एक और प्रॉब्लम होती है, एक बल्ब फ्यूज होगा तो सब बेकार हो जाता है, पूरा झालर खराब हो गया, बदलो जाके पहले। सर लेकिन सारे उसमें एक ही जैसे जलते हैं। तो आइडेंटिकल बल्ब भी तो लगाते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक तो ये क्वेश्चन आया यार, दूसरी बात, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज क्या सप्लाई कर सकते हैं हम लोग?
मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकती है, मैक्सिमम वोल्टेज, ताकि कोई भी बल्ब फ्यूज ना करे। मैक्सिमम वोल्टेज सो दैट bulbs are unfused, working without, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो वर्क कर रही है विदाउट एनी फ्यूज। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या सप्लाई कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन, ताकि बल्ब फ्यूज न कर जाए। तो अब कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जिनका अगर आप यूज करें तो टॉपिक आसान हो जाते हैं। कुछ अगर बेसिक बातें यूज कर लें, उसमें एक है सीरीज कॉम्बिनेशन का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज, अगर इसको कंसेप्ट बना लें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक R1 रेजिस्टेंस है और एक R2 रेजिस्टेंस है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, ये कैसे निकालेंगे? अगर टोटल V है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस की क्या वैल्यूज होंगी? तो भाई अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या दोनों में करंट सेम नहीं फ्लो कर जाएगा? यस सर। और तो हाँ, तो अगर दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, ओम्स लॉ फॉलो करोगे, तो V1 को लिखोगे IR1, V2 को लिखोगे IR2, यानी कि V1 V2 कौन से रेशियो में मिलने वाले हैं मुझे? R1/R2। V1 IR1, V2 IR2, मतलब क्लियर कि V1/V2 बराबर R1/R2, और उनका समेशन कैपिटल V है, टोटल V है, मतलब कि सीधा सीधा रूल ये हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ी मैथ आप लगा लो यहाँ पर, थोड़ी मैथ यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, V1 बराबर R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल V। यस सर। विच इज R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हुए अगर, तो वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। मतलब ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ith रेजिस्टेंस in the series combination is resistance of ith upon R equivalent and voltage of the entire combination। ये सीरीज में आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक बार पहले मैंने पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन का रूल बताया हुआ है, ऐसा ही रूल था। वो भी अगर लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। पैरेलल में ये बहुत काम की चीजें हैं, मतलब पैरेलल में ये कहा था कि करंट इन द ith रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन R ith, यानी ये उल्टा था एक्चुअली, ये था R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R ith इनटू करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। लोग इनका यूज नहीं करते हो, खाली बस ये होते हैं। यूज करते नहीं हो, जिस वजह से ये हमेशा स्ट्राइक करता ही नहीं, आपको कभी स्ट्राइक ही नहीं करता क्योंकि यूज ही नहीं किया कभी। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कैसे? अभी बताइए, फिर से बता दीजिए। नहीं, ये तो हम इसमें ये पहले बता चुके हैं, पैरेलल वाला ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, कि पहले एक बार प्रूव हो चुकी है कि रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है
एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं ना। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड से 5 ओम, और हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट का है टोटल। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो इसके लिए फटाफट मैं बोल रहा हूँ कि क्विक मेथड, फास्ट मेथड क्या है, जिसका आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो 2 डिवाइडेड बाय तीनों का समेशन, दैट इज आर इक्विवेलेंट। तो 2 + 3 5 + 5 10 और इनटू 40, ये बोल रहा हूँ। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 40, इसका चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 40। ये एक क्विक मेथड होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, फास्ट मेथड होता है। और अगर रेजिस्टेंसेस की पैरेलल कॉम्बिनेशंस होती है, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मान लीजिए 3 ओम, 6 ओम और से ये 2 ओम, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर मान लिया कोई 12 एम्पियर की करंट जा रही, तो इंडिविजुअल वायर्स में क्या क्या करंट जाएगी, इंडिविजुअल वायर्स की करंट। तो इसके लिए ये करेंगे, मान लो अगर यहाँ पर I1 करंट है तो ये इससे इनका इक्विवेलेंट 3 6 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट, 3 6 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट देखोगे 1 आ जाएगा ये। यस सर। तो वो रख लो, R इक्विवेलेंट 1। हम लोग 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट 12। मिडिल वायर में कितना करंट जाएगा, R इक्विवेलेंट इज 1, रेजिस्टेंस 6 इनटू 12। नीचे वाले में चाहिए 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2 इनटू 12। ये एक आसान तरीका होता है करंट वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सीरीज पैरेलल में, जो कभी कभी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है ये न्यूमेरिकल्स में। अभी तो क्लियर हो गया एग्जांपल से, इससे नहीं हो रहा तो इसके थ्रू तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना चाह रहे हैं। तो बल्ब वाले न्यूमेरिकल्स में अगर आप इसका यूज कर लेना तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कभी हो तो इसको यूज करना बल्ब वाले न्यूमेरिकल्स में फास्टर मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है। हमने अगर 2 बल्ब सीरीज में ऐड कर दिए, मान लीजिए आपसे, जैसे मैंने कहा कि ये 2 बल्ब सीरीज में ऐड हो गए, B1 B2, और B1 हमारा 220 वोल्ट 100 वॉट है और ये 220 वोल्ट 60 वॉट है। समझने के ऊपर है, अपने अपने समझने के ऊपर है। अगर ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है तो इस बल्ब के कितना वोल्टेज मिलेगा इसको यार, अवेलेबल वोल्टेज कितना होगा इसका, क्योंकि कैपिटल V पूरा इसके पास नहीं जाएगा, जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं इसमें से कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा। तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ के हिसाब से ये होगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल V डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाय R1। और इनके रेजिस्टेंस का क्या रेशियो बनेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से रेशियो में बन रहे हैं। तो रेजिस्टेंस R1 को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वोल्टेज और पावर का यूज करेंगे, 220 स्क्वायर बाय 100। रेजिस्टेंस R2 को निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, तो R1 बाई R2 क्लियरली मुझे दिख रहा है कि R या R2 बाई R1 5/3 होगा ये,
तो कुल मिलाकर के ये 3V/8 आ जाएगा। मतलब जितना भी वोल्टेज यहाँ लगाएंगे उसका 3/8 फ्रैक्शन इस बल्ब के पास जाएगा, और बल्ब 2 को जो वोल्टेज मिलेगा, here वोल्टेज विल बी, अगर टोटल का 3/8 इसके पास जा रहा है तो नेचुरली टोटल का 5/8 इसके पास आएगा। वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इन दोनों में, 3/8 फ्रैक्शन यहाँ पर, 5/8 फ्रैक्शन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है, वोल्टेज को डिवाइड करने का जो पॉइंट है, यस कितना सर। कितना वोल्टेज, ये ठीक है ना? अब आप क्या Yes, sir. करोगे? हाँ, क्योंकि इस बल्ब की हाईएस्ट लिमिट क्या है? ये बल्ब की मैक्सिमम लिमिट 220 वोल्ट की है, और इस बल्ब की भी मैक्सिमम लिमिट 220 वोल्ट की है। तो जो हमने यहाँ पर सप्लाई दिया है, इसको VS कर दे रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज में से जितना भी वोल्टेज बल्ब 1 के पास गया है, ये 220 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब दिस 3/8 VS should be less than 220। और दूसरे बल्ब के पास जो वोल्टेज जा रहा है, मतलब कि 5/8 VS, ये भी लेस देन 220 होना चाहिए। देख लो इनमें से कॉमन क्या आएगा। VS की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? दोनों से अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इन दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेना होगा। और जब आप दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेंगे तो VS अप्रोक्सीमेटली 352 वोल्ट आ जाएगा। 352 वोल्ट, यानी 352 वोल्ट तक यहाँ पर सप्लाई सेफ है। और अगर कोई बल्ब फ्यूज होगा तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? मान लो अगर हम 352 से ज्यादा जाएंगे तो बल्ब 1 पहले फ्यूज करेगा या बल्ब 2 पहले फ्यूज करेगा? तो 2 वाला, क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट था। इसके पास वोल्टेज भी ज्यादा आ रही है, 5/8। इसको कम वोल्टेज मिल रहा है, इसको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो पहले यहाँ पर फ्यूज होने के चांसेस हैं, मतलब लो पावर वाला बल्ब पहले फ्यूज करेगा, हाई पावर वाला बल्ब बाद में फ्यूज करेगा। सर B2 को कम वोल्टेज है। 5/8 VS यार, हाँ सर। ज्यादा हो रहा है। तो ये 3/8 है, ये 5/8 है, यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा ना फिर बोलो यार, एक बार पेपर लेकर के करो इसको ना, तो ज्यादा समझोगे। मतलब आप पेन पेपर यूज करें, जो बोला जा रहा है उसको खुद भी लिख के एक बार अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। तो ये समझ आ जाता है आराम से। एक लास्ट पॉइंट कंप्लीट कर दे तो पावर का भी टॉपिक पूरा हो जाता है, और वो है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन वो यहां से फ्रॉम पावर हाउस या पावर स्टेशन टू हाउसेस, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि पावर स्टेशन से हाउसेस तक जो पावर सप्लाई होती है, जो पावर स्टेशंस की बात कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग सिटीज में पावर हाउस बनाती है गवर्नमेंट, जैसे आपके अपनी सिटी में पनकी पावर हाउस है, तो वहां से जो हाउसेस में सप्लाई होती है वो हाई वोल्टेजेस पे की जाती है। उसका रीजन और मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाने की वजह
कि ट्रांसफार्मर की क्यों जरूरत है मुझे। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो पावर हाउस होते हैं ना, पावर हाउस वो कभी भी जहाँ पर रेजिडेंस होता है, मतलब जहाँ पॉपुलेशन होती है, वहाँ पावर हाउस नहीं बनाए जाते कभी। पावर हाउस काफी दूर रखे जाते हैं, शहर से काफी दूर होते हैं। और जो हमारी हाउसेस हैं, जो हमारे हाउसेस हैं, वहां तक वायर्स आते हैं, मतलब ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं, वो ट्रांसमिशन केबल जिनसे पावर हाउस आपके घर को सप्लाई देता है। अब हमारे घर में जरूरत 220 वोल्ट की होती है, हमें 220 वोल्ट की जरूरत होती है, और पावर हाउस जो ट्रांसमिशन कर रहा होता है, पावर हाउस इन वायर्स में जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है अराउंड 11,000 वोल्ट के आसपास। हाई टेंशन वायर जिसको बोलते हैं, हाई टेंशन वायर, HT। और जस्ट आपके हाउस के पहले ट्रांसफार्मर लगा करके इनको स्टेप डाउन कर दिया जाता है। सर उससे पहले भी तो सबस्टेशन में भी डाउन किया जाता है, 2 बार किया जाता है सर। यहाँ स्टेप अप किया जाता है, यहाँ स्टेप अप करते हैं, यहाँ स्टेप डाउन करते हैं। तो बीच में सबस्टेशन का क्या काम होता है इनका सर? जो सबस्टेशंस होते हैं एरिया वाइज, वो सबस्टेशन से मान लीजिए, इसको सबस्टेशन से मान लीजिए, वही तो आपको ये काम करेंगे ना। ये मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, छोटे छोटे सब स्टेशन उस लोकेलिटी को सप्लाई करने के लिए बनाए गए। और मतलब कभी किसी की पावर कट करनी है, कभी किसी की पावर रोकनी है, पावर उन सब कंट्रोलिंग करने के लिए सब स्टेशन बनाए गए हैं। सब स्टेशन पावर जनरेट करने के लिए नहीं। हमें अभी देखो ये आइडिया लेना है कि हम इतने ज्यादा वोल्टेज पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर ट्रांसफार्मर का खर्चा लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगा करके उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर हमारे घरों में सप्लाई देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 220 वोल्ट पे ही सप्लाई कर दो, ट्रांसफार्मर का खर्चा बच जाएगा, जगह जगह जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनका खर्चा बचेगा। एनर्जी लॉस होता सर है दूर बीच से में। आते हैं ना, एनर्जी लॉस्ट तो एनर्जी लॉस होता है किन में? इन केबल्स में। केबल्स। तो और देखो, अगर इन केबल्स में आई करंट फ्लो हो, अगर कहा जाए कि इन केबल्स में आई करंट जा रहा है, यहाँ दो वोल्टेज की बात हो रही है। एक वोल्टेज जो इस केबल पे है, केबल का मतलब इस तार में, एक वोल्टेज जो इस वायर में है, और एक वोल्टेज जो आपके हाउस होल्ड सप्लाई पे है। एक्चुअली ये इतना आसान तरीके से होता नहीं जो मैं लग रहा होता है। होता क्या है ना, ये जो केबल जाती है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट होती है और ये केबल वापस पावर हाउस में चली जाती है। ऐसे होता है ये, मतलब ये करंट वापस पावर हाउस में आ जाती है। और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, उसके बाद ट्रांसफार्मर का कोर, और उसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, और वहां से फिर आपका घर कनेक्ट हुआ। ये पूरा सिस्टम है। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पर जो वोल्टेज आता है वो है 11,000 वोल्ट के आसपास, और सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ये इस तरीके से चलता है यार। और आपसे कहा जाए कि आपके घर को हमने 5 किलोवाट पावर दी है। मान लीजिए आपसे कहा जाता है, मीटर जो लगते हैं घरों में वो किलोवाट के हिसाब से लग जाते हैं। हमारे घर में 5 किलोवाट का मीटर लग गया, तो इसका मतलब हमको पावर कितनी मिल रही है? अगर हमारे घर में 5 किलोवाट मीटर लगता है तो इसका मतलब ये मान लेंगे कि हमें 5 किलोवाट पावर मिल रही है। इसको कैपिटल P कह लीजिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये माना जाता है जितना पावर सेकेंडरी कॉइल पर है उतना ही पावर प्राइमरी कॉइल पर होता है। मतलब अगर सेकेंडरी कॉइल से अटैच आपके घर में पावर 5 किलोवाट की जा रही है तो ये मान लिया जाएगा कि प्राइमरी कॉइल में भी 5 किलोवाट की पावर है।
आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जितनी पावर हम सप्लाई करते हैं आपके घर को उतना ही ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन पावर एंड सप्लाई पावर सेम है। तो अगर हम सप्लाई पावर को P कह रहे हैं, सप्लाई पावर P, तो उतना ही ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। और VT अगर हमारा ट्रांसमिटेड वोल्टेज है, VT ट्रांसमिटेड वोल्टेज, तो पावर इक्वल्स टू एक और रिजल्ट कह सकते हो V²R I²R या फिर V इंटू I, ये भी लिख सकते हो, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। सप्लाई पावर इज सेम एज द ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिटेड पावर सप्लाई पावर सेम है बिकॉज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। पावर बाई वोल्टेज जो ट्रांसमिट हो रहा है, इससे आपको करंट मिलेगी जो इस ट्रांसमिशन केबल्स में होती है। करंट इन द ट्रांसमिशन केबल्स, कितनी करंट आएगी ट्रांसमिशन केबल्स में। और इन केबल्स में जो हीट लॉस होती है, हीट लॉस रेट उसका निकालेंगे, रेट ऑफ हीट लॉस इन ट्रांसमिटिंग केबल्स। तो इसका फॉर्मूला बना सकते हो I² मतलब P/VT मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना हाई होगा इन केबल्स में उतना ही कम लॉस होगा। ये इसका कंसेप्ट है। चलिए बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस सर का राइट टाइम स्टार्ट हो जाती है क्लास? सर हाँ जी बताओ बच्चे। सर वो सवाल बता दीजिएगा सर। भेज देंगे, अभी सॉल्व करके भेज दे रहे तुम्हें, वो आसान है, हम भेज दे रहे हैं अभी सॉल्व करके। जी सर। व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। सर सर विस्कोसिटी के वो वीडियो पढ़े होंगे? पढ़े हाँ, ओके सर। आज फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसमें पूरा पढ़े हैं। चलो बच्चा रखें फिर, इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।